नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज सवेरे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यानी पदाधिकारी थे, उन्होंने बीजेपी सरकार से यानी भारत सरकार से ये प्रार्थना की थी कि जहाँ-जहाँ भी भाजपा की सरकार है, उन राज्यों के अंदर स्कूलों के अंदर हनुमान चालीसा को कंपल्सरी किया जाए, उसके सिलेबस में ऐड किया जाए। तो दोस्तों, मैंने उसके बारे में बताया था कि ये संभव नहीं है कि हनुमान चालीसा जैसी धार्मिक उसको कंपल्सरी किया जाए, क्योंकि जो आस्था और जो धार्मिक मान्यता है वो ज़बरदस्ती नहीं थोपी जा सकती। और अगर पहली बात तो ये है कि ऐसा सरकार करे ही नहीं, दूसरा फिर ये है कि अगर सरकार कर देगी तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध होगा और इसको अंततः जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको हटाना पड़ेगा, तो ये संभव ही नहीं है और इस चीज़ को सरकार भी जानती है। तो न तो ऐसा हो सकता है और न ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी भी ऐसी चीज़ को जो एक ही धर्म के लिए हो, उसको दूसरे धर्म पे थोपना ये अनुचित है। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो थी, तो उसमें काफ़ी मेरे पास ये वो आए, कमेंट आए। तो हालाँकि जो आलोचना होती है, सिंपल आलोचना होती है, उसको तो मैं रखता भी हूँ। लेकिन जो मर्यादाहीन लैंग्वेज होती है ना, उनको मैं तुरंत डिलीट कर देता हूँ और अगर दूसरी बार भी कोई मर्यादाहीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, तो मैं उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि वो मेरे पास कमेंट डाल ही ना सके। तो एक कमेंट आया था दोस्तों, उसको मैंने तुरंत डिलीट कर दिया, हालाँकि उससे मिलते-जुलते 1-2 कमेंट और हैं। तो वो अभी है मेरे उसमें, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं उस कमेंट का जवाब देना चाहूँगा और उसकी लैंग्वेज क्या थी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। उस कमेंट में ये लिखा हुआ था कि ओ भाई धर्मनिरपेक्ष, तेरे जैसे आदमियों की ज़रूरत नहीं है इस देश में। क्या तू नहीं जानता क्या कि ये मुसलमान हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे पैदा करते हैं, तो इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है सिर्फ़ हिंदुओं को काटना, मारना। और एक न एक दिन जी जी जैसे ही इनकी जो संख्या है वो हिंदुओं के बराबर हो जाएगी, सारे हिंदुओं को काट देंगे और उसमें सबसे पहले तेरे जैसे आदमियों को काटेंगे, क्योंकि तेरे जैसे लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़े हुए हैं। वही किसी भी कौम के विनाश का कारण होते हैं और तू अगर ज़्यादा ही धर्मनिरपेक्ष बनता है तो जा मुसलमान बन जा जाकर, तेरे को किसी ने रोका है क्या? हिंदुओं में तेरे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे बड़ा दुःख हुआ, हालाँकि मैंने उसको रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब देना चाहूँगा ज़रूर। उसमें दोस्तों उसने ये कहा था कि पहली बात तो ये है कि मुस्लिम समुदाय 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करता है। तो अगर वो 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करता है दोस्तों, ये चीज़ मैंने भी फ़ील की है, क्योंकि मैं भी एक बार कई महीने तक मेवात की साइड में इसमें गया था, तो मैंने ये देखा है वास्तव में कि वो 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, अब उन लोगों को अपनी ये गलती का एहसास हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो इतने बच्चों को न तो खिला सकते हैं, न उनको अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं और न उनका भविष्य बना सकते हैं। तो उनको खुद को भी ये महसूस हो रहा है कि इतने ज़्यादा बच्चे पैदा किए तो वो उनकी गलती है और उनको बरगलाया गया। कभी तो यो मुस्लिम गुरु हैं जो वो मुल्ला वो होते हैं, जो मुल्ला मौलवी होते हैं वो, या फिर जो पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये इस तरह की पार्टियाँ हैं, इन्होंने बरगलाया इनको और उसका अंजाम वे खुद भुगतने लग रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि उन लोगों को ये समझ में आ चुकी है और अब वो जो रेशो है बच्चे पैदा करने की, वो उनकी डाउन होने लग रही है, ताकि उनको ये उनको ये समझ में आ चुका है कि अगर वो 1-2 बच्चे ही होंगे तो वो उनको अच्छी एजुकेशन दिलवा सकते हैं। 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करना में अपना ही नुकसान है, देश का नुकसान बाद में है। पहले उनके खुद के लिए घातक है, उनके बच्चों के लिए घातक है। तो दूसरी पहली बात तो ये। दूसरा फिर ये है कि उसमें ये कहा गया था कि सरकार इनको रोक भी नहीं पा रही। तो पहली बात तो ये है कि सरकार इस तरह का कोई भी कानून नहीं बना सकती कि वो ये कह दे कि 1 ही बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। ये डेमोक्रेसी में संभव नहीं है। जहाँ तानाशाही है, जैसे चीन जैसे देश है, नॉर्थ कोरिया जैसे देश है, वहाँ तो कोई भी रूल बना सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ये संभव नहीं है, ये हर आदमी की अपने ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने बच्चे पैदा करने चाहें। और अगर इस तरह का कोई कानून डेमोक्रेसी में यानी हिंदुस्तान में कोई बनाने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट उसको, मुझे नहीं लगता कि पास होने के बाद भी उसका कानून को रखेगी, उसको रद्द कर देगी। क्यों? क्योंकि ये हर आदमी की अपनी निजी मामला है कि वो कितनी संतान उत्पत्ति करे। दूसरी बात ये है दोस्तों कि
हाँ, ये ज़रूर है कि इतने जो ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, उसका हिंदुओं को कुछ नुकसान तो हुआ है, और वो सिर्फ़ इसलिए नुकसान हुआ है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, वो उनके कारण नुकसान हुआ है, मुसलमानों के कारण नुकसान नहीं हुआ है। जैसे कई बार मैंने देखा कि जब समाजवादी पार्टी का राज था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हिंदू-मुस्लिम के दंगे बहुत ज़्यादा हुआ करते। तो उसमें हिंदुओं को समझौता करना पड़ा करता, क्यों? क्योंकि पुलिस भी और सरकार भी वो उनका फ़ेवर लिया करती। लेकिन उसका एक दूसरा रूप और भी था कि जब वो हिंदू समझौते पर आ जाया करते, यानी समझौता करने के लिए मजबूर हो जाया करते, तो एक वजह और भी थी कि मुस्लिम समुदाय तो मुस्लिम समुदाय है, लेकिन हिंदू समुदाय जातियों में पहले बँटा हुआ है। यहाँ सभी हिंदू नहीं है, यहाँ पहले कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई यादव है, कोई बनिया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो वो इकट्ठे नहीं हो पाते। तो जिन लोगों का जो दंगों में जिनका नाम आता है या जो पीड़ित हैं, उनको मजबूरी में समझौता करना पड़ा सपा के राज में, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो अब दोस्तों एक बात और है, जब मैंने ये कहा था कि 10-10, 12-12 बच्चे जो पैदा करते हैं वो वास्तव में है। तो और ये भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मुस्लिम समुदाय को भी इस चीज़ का जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है, और उनको ये चीज़ फ़ील होने लग रही है। तो ये चीज़ मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी कि उनको फ़ील भी होने लग रही है। वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार मेरी मिसेज़ की ट्रांसफ़र हो गई मेवात के अंदर, गवर्नमेंट जॉब थी तो ट्रांसफ़र हो गई तो जाना पड़ा। प्रिंसिपल है मेरी मिसेज़, तो उनको वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ पर वास्तव में मैंने देखा कि एक-एक आदमी के जो बच्चे हैं ना, वो 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे हैं, लेकिन फिर मैंने उनकी हालत भी देखी। न उनके शरीर पे कपड़े थे, जो अगर थे भी, जितने भी कपड़े थे, ड्रेस का तो मतलब ही नहीं, और जितने भी कपड़े थे वो बहुत गंदे हुए, फटे हुए, और उनके शरीर से बदबू आ रही थी। तो वो जो स्कूल में जाया करते, प्राइवेट स्कूल भी नहीं है वहाँ पर, और हरियाणा के अंदर तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 12वीं क्लास तक की मुश्किल से 100, 150, 200 बच्चे होते हैं, और वहाँ मैंने देखे प्राइमरी स्कूल तक ही 1200, 1500 एक-एक स्कूल में बच्चे देखे। क्यों? क्योंकि वो संख्या इतनी थी। तो फिर जब मैं कुछ गलियों में जाया करता, लोगों से मिला करता, तो लोगों ने बताया कि जी हमारी गलती है, इतने ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए, और आज हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि न हमारे पास शिक्षा है, न हमारे बच्चों का भविष्य है। और वो अगर स्कूल में भी इतने बच्चे आया करते, तो वो मिड डे मील के लिए और स्कॉलरशिप के लिए आया करते, और उसमें भी वो थाली लेके आया करते ताकि कुछ और एक्स्ट्रा डलवा के वो अपने माँ-बाप को भी खिला सके। तो ये हालत उन लोगों की थी, और वो इस चीज़ के ऊपर दुःख भी प्रकट कर रहे थे। दूसरी बात, अब वो इस तरह की चीज़ों को चाहते हैं कि आगे ना हो, इसका भी मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। तो एक बार उस गाँव में से मैं जा रहा था, तो कच्ची गलियाँ थी, गलियाँ भी पक्की नहीं थी, तो कीचड़ था। तो कीचड़ में मेरी गाड़ी फँस गई, मैं भी ड्राइव कर रहा था, मेरी मिसेज़ साथ में बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि कई आदमी कोई मीटिंग टाइप से वहाँ करने लग रहे थे, तो उनमें से फ़ौरन उठ के आए, और 2 आदमी जो कि नेता टाइप के लग रहे थे, वो कपड़ों समेत कीचड़ में घुस गए। और न उन्होंने अपने कपड़ों का ख़्याल किया, न उन्होंने अपने नेता टाइप का जो उनका वो था, वो देखा उन्होंने, और उन्होंने धक्का लगाना शुरू कर दिया। और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, ये कहा, "सर निकालो, निकालो, कोई बात नहीं, निकल जाएगी, निकल जाएगी।" और जो आदमी थे उन्होंने वो भी बुलाए। तो 3-4 आदमियों ने निकाल के मेरी गाड़ी निकाल दी। तो फिर मैंने उनका धन्यवाद किया, साथ में मैंने वो जो नेता टाइप के कुछ 2-3 आदमी लग रहे थे, मैंने उनसे पूछा, "जी आप लोग?" तो उनमें से एक ने बताया कि, "सर मैं जिला परिषद का चेयरमैन हूँ।" और उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि सर ये ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, और जो एक और आदमी थे बोले सर ये इस गाँव के सरपंच हैं। और वैसे और जो 1-2 आदमी थे उनका ये बताया कि ये जिला परिषद का सदस्य है, ये ब्लॉक समिति का, ये पंचायत का। तो कहने का मतलब ये है कि वो ठीक-ठाक उसके थे। तो मैंने कहा कि सर आप इसके जिला परिषद के चेयरमैन हैं, तो आपको क्या ज़रूरत थी आने की, आप कह देते दूसरे आदमी हो। तो उन्होंने बड़े दुःख के साथ कहा कि सर हमारा एरिया इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर टीचर आते ही नहीं, सरकारी टीचर। और हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही, और कम से कम आप इतनी दूर से हमारे बच्चों को एजुकेशन देने आए, तो हमारे लिए तो यही बड़ी बात है कि इतनी दूर से हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आए हैं, तो हमारे लिए तो आप आदरणीय हैं, तो ये कपड़े क्या घर जाके धुलवा लेंगे। तो दोस्तों ये जो 10-10, 15-15 बच्चे होने का, ये उनको भी एहसास है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस रेशो में सुधार होगा। अच्छा, अब ये बात आती है दोस्तों, उसने ये कहा कि ये लोग हमें काट देंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लोग काट दें। पहली बात तो ये है कि आज भी हिंदुओं की संख्या है वो मुसलमानों से ढाई गुना ज़्यादा है, और अब उस जो मुस्लिम आबादी है वो ठीक होने लग रही है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है, तो हमारे देश के अंदर कानून का राज है, पार्टी का राज नहीं है। पार्टी से ऊपर
अदालत है यहाँ पर, और अदालत के अंदर यानी संविधान के अंदर सभी के लिए बराबर के अधिकार हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और अपराधियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ठीक है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह भी कुछ न कुछ हद तक हमारे नेता ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो उनको कंट्रोल करने के लिए न तो पुलिस को ज़्यादा वो करते हैं, न और कोई फैसले लेते हैं, न उनकी कोई इच्छा शक्ति, क्योंकि उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता, पार्टियों को और नेताओं को, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। कहाँ अपराध बढ़ते हैं, कितने अपराध बढ़ते हैं, राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को इसी से लेना देना नहीं हुआ करता। लेकिन इस देश के अंदर दोस्तों संविधान का राज जरूर है। अगर इस तरह की स्थिति आती है, ऐसी नौबत आती है, तो इस देश में अगर एक आम आदमी भी अगर किसी मुजरिम से या किसी नेता से अपनी जान का खतरा महसूस करके अगर सिक्योरिटी मांगता है, तो उसको सिक्योरिटी मिलती है, पुलिस वाले भी उसकी सुरक्षा में आते हैं, और अगर ज़्यादा खतरा है तो उसके मिलिट्री तक उसके लिए तैयार है इस देश की। तो ऐसी जिस दिन भी ऐसी नौबत आएगी, उस देश में हमारे देश की मिलिट्री है, हमारे देश की आर्म फोर्सेज हैं, वो आम आदमियों की रक्षा करने के लिए या हिंदुओं की रक्षा करने के लिए या कोई भी आदमी जो पीड़ित है उसकी रक्षा करने के लिए आगे आएगी। मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर ऐसी नौबत आ जाएगी कि मुस्लिम समुदाय 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके न हिंदुओं को काट देंगे। ये सिर्फ एक भ्रम है, और ये भ्रम भी बरगलाया गया है लोगों को। जिन पार्टियों ने मुस्लिमों के वोट चाहिए थे, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की और उन्होंने हिंदुओं के प्रति भड़काया। उन्होंने बार-बार उनको ये कहा कि ये संख्या में इतने ज़्यादा हैं, ये तुम्हारे हक को मार जाएँगे, तुम्हारी नौकरियों को खा जाएँगे, तुम्हारा ये नुकसान करेंगे, तुम्हें इस देश से बाहर कर देंगे। उनके दिमाग में गलत प्रचार डाला गया। क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए थी, और इसी वोट के कारण आजकल आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल के अंदर लाखों बांग्लादेशी घुसने लग रहे हैं और उनके वोट बनने लग रहे हैं, फर्जी वोट बनने लग रहे हैं। यही हाल बिहार का होने लग रहा है। तो उनको सिर्फ वोट से मतलब है, इस देश से मतलब नहीं है कि इनका आगे न कितना गलत प्रभाव होगा, क्या होगा। और यही उन्होंने आम जो इस देश में पैदा हुए मुस्लिम हैं, जो सदियों से इसी देश में रह रहे हैं, उनको भी बरगलाया है, उनके दिल में भी ज़हर पैदा किया है। और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वाली पार्टियों ने नहीं, जो हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जैसे बीजेपी है, बीजेपी भी यही गेम खेलने लग रही है, वो मुसलमानों को खिलाफ भड़काने लग रही है। आपको मैं पब्लिक डोमेन की कई बार बताई, आज फिर बताना चाहूँगा कि छोटे नेता तो सोचिए, बड़े नेता यानी हम अपने प्रधानमंत्री के, तो मैं 2 बयानों का ज़िक्र करना चाहूँगा और मैंने पहले भी किया है। जब नूह के अंदर हिंसा हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी की ये स्टेटमेंट आई थी कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं, इनको आपस में ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, और हिंदुओं को चाहिए कि इनके साथ भाईचारे का व्यवहार करें और रोटी-बेटी का रिश्ता इनके साथ वो करें, यानी अपनी बेटियों का रिश्ता वो मुस्लिम समुदाय में करें। उनके बयान को देख के दोस्तों मैंने अपने लेख भी लिखे थे, वीडियो भी बनाई थी कि बहुत अच्छा जेस्चर है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बयानबाज़ी करेंगे, तो वो दोनों समुदाय के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि लोग उनसे प्रेरणा लेंगे और उनके अंदर जो नफ़रत का जो ज़हर है, जो दीवार है, वो कम होगी, वो गिरेगी। तो मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, और वास्तव में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दिया था इसके अंदर। लेकिन वही प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी जब अब महाराष्ट्र में चुनाव थे, तो उन्होंने बयान दिया। आप मीडिया में उठा के देख लीजिए, वीडियो मिल जाएँगे बहुत सारे। उन्होंने स्टेज से ये कहा था कि इन लोगों से बचो, ये तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएँगे, तुम्हारी बहुओं को उठा ले जाएँगे, तुम्हारी बहनों को उठा ले जाएँगे। यानी वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते हैं नूह के अंदर कि इनके अंदर भाईचारे का व्यवहार करो, इनकी बहन-बेटियों का रिश्ता इनके साथ वो करो, वही ये कह रहे हैं कि इन लोगों से बचो, ये तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएँगे। तो दोस्तों नेताओं ने भी तो इस्तेमाल किया है ना, चाहे वो हिंदू पार्टी हो या मुस्लिम पार्टी हो। ये तो आम आदमी की समझ है कि वो नहीं समझ पा रहा है इस चीज़ को, कि ये सिर्फ़ इस्तेमाल कर रही है ये राजनीतिक पार्टी, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का भी वो नहीं कर रहा है कि यही पार्टी ऐसा करे। हर पार्टी जो जातियात राजनीति करती है, वो अपनी जाति वालों को भड़काती है। जो धर्म की राजनीति करती है, वो धर्म वालों को भड़काती है। हर नेता ये लगा हुआ है कि मैं अपनी कम्युनिटी का नेता बनूँ और दूसरों को उनके साथ भड़का कर उनको अलग करूँ। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये नेता नहीं समझेंगे, कम से कम आम आदमी को समझना होगा, हमें समझना होगा, आपको समझना होगा कि इस तरह की राजनीति इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, इस तरह की सोच इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की कोई मार-काट इस देश के अंदर नहीं होने जा रही। और अगर विचारों को ठीक रखेंगे, व्यवहार दोनों ही पक्ष, मैं सिर्फ हिंदुओं से नहीं कह रहा, मुस्लिमों से भी कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष एक-दूसरे से
विश्वास करेंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से व्यवहार अच्छा करेंगे, तो इस देश में ज़रूर शांति स्थापित होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं होने देंगी, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं होने देंगी, क्योंकि अगर समाज एक हो गया तो फिर पार्टियों को गद्दी कौन सौंपेगा, इन स्वार्थी नेताओं को कौन राज सौंपेगा, तो इनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन ये समझना है दोस्तों, हमने समझना है, किसी और ने नहीं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था। आज जो कमेंट करते हैं उनको मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कमेंट करिए, आलोचना करिए, लेकिन मर्यादा में रह के। मर्यादाहीन लैंग्वेज न मैं इस्तेमाल करता हूँ और न ही सहन करता हूँ। कोई भी मर्यादाहीन कमेंट आएगा, तुरंत मैं इसको डिलीट कर दूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरी सोच गलत है तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन चलते चलते करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इस तरह की मैं निष्पक्ष वीडियो आप तक लाता रहूँ। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।